यकीनन जवार अपने पेपर्स वापस लेने आया होगा। उसने भागकर को दरवाजा खोल दिया। सामने खड़े अनजान शख्स को देखकर मीरम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दरवाजा बंद करने लगी थी जब उस अनजान शख्स ने दरवाजा पूरा खोल दिया और अपना बैग लेकर अंदर दाखिल हो गया। मिस्टर, कौन है आप और अंदर क्यों आ गए हैं? मीरम इसके अंदर आने पर चिल्लाई थी। चौकीदार चचा जो माली बाबा के पास खड़े थे फौरन गेट की तरफ आए। मीरम, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जवार भी पेपर्स लेने आ चुका था, लेकिन मीरम को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान हुआ। ओह, तो आप हैं मीरम रजा शाह। उस अनजान शख्स ने कि मुझसे अपना पूरा नाम सुनकर वो चौंकी। उसके बोलने पर ही जवार की नजर सच नबी पर पड़ी। कौन हो तुम और अंदर क्यों खड़े हो? बाहर निकलकर बात करो। जवार ने अनजान शख्स को बरहमी से देखा। मैं सुफियान अली शाह हूँ। इस अजनबी की बात पर दोनों ने हैरत से उसे देखा, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। मीरम, तुम अंदर जाओ। जवार ने उसे अंदर जाने को बोला। वो पेपर उसको पकड़ाकर अंदर चली गई। जी, तो सुफियान अली शाह किसके लिए आए हैं यहाँ? आई मीन, किससे मिलना है आपको? जवार ने गहरी नजरों से उसे देखा। जवार शाह, यही तो तुम्हें अपने बाप से पूछना है कि मुझे किससे मिलना चाहिए। सुफियान अली शाह के लहजे में तंज था। क्या रिश्ता है आपका शाह खानदान से? जवार ने उलझते हुए पूछा। बेटा हूं मैं शाह खानदान का, वक्कार शाह का पोता और उमर शाह का बेटा। सुफियान अली शाह ने अपनी तरफ से उस पर बम फोड़ा था। अच्छा, आइए मैं आपको आपके बाप से मिलवा देता हूँ। जवार शाह ने ठंडे लहजे में उसे चलने का इशारा किया। सुफियान थोड़ा हैरान हुआ। वो जवार शाह से इस तरह के रद्द अमल की तवक्का नहीं कर रहा था। जवार इसलिए ड्राइंग रूम में आया और शरफू बाबा को उमर शाह को पिलाने भेजा। कुछ ही देर में उमर शाह ड्राइंग रूम में मौजूद थे। वो सुफियान अली शाह को अपने घर में देखकर दंग रह गए। सुफियान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो तेजी से उसकी तरफ बढ़े, अपने बाप का नाम लेने और अपनी अमानत लेने। अब की बार उमर शाह का चेहरा मुतगय्यर हुआ। उन्होंने बेख्तियार जवार की तरफ देखा, जो खामोशी से बिना कोई तासुर दिए सारी कार्रवाई देख रहा था। कौन सी अमानत? उमर शाह की जबान लड़खड़ाई। वही अमानत जिसको मुझे सौंपने का वादा आपके बड़े भाई कुछ साल पहले मेरी माँ से करके आए थे। आप शायद भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूला। सुफियान ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की। किस अमानत की बात कर रहे तुम? अब की बार जवार ने पूछा। उसी अमानत की जिसको ढाल बनाकर तुम्हारे ताया और बाप ने मेरी माँ को अपना जायज मकाम मांगने से रोके रखा। सीधी बात बताओ, तुम्हारे बारे में कुछ मालूमात तो है मेरे पास, लेकिन तुम किस अमानत की बात कर रहे हो ये मैं नहीं जानता। जवार ने सपाट अंदाज में कहा। कुछ नहीं जवार बेटा, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। उमर शाह ने उसे वहां से भेजना चाहा। बाबा प्लीज, इसे अपनी बात करने दें। जवार ने इन्हें टोक दिया। मैं मीरम शाह की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे बाप ने छुपके दूसरी शादी की हुई थी। मेरी माँ ने जब अपना मकाम लेना चाहा तो तुम्हारे ताया ने मेरी माँ को अपनी जगह लेने से मना कर दिया, लेकिन मेरी माँ ने मीडिया के सामने आने की धमकी दी तो रजा शाह ने वादा किया कि वो मेरी माँ को उस घर में भी लेकर आएंगे और अपनी बेटी को उनकी बहू बनाएंगे। लेकिन अभी हालात साजगार नहीं। मेरी भूली भाली माँ उन दोनों भाइयों की बातों में आ गई और सारी उम्र मेरे जवान होने के इंतजार में गवा दी। मुझे हालात का अंदाजा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम देकर आप लोगों के पास आने से रोका था। उनका ख्याल था पहले पढ़ लिख कर मैं कोई अच्छी पोस्ट हासिल कर लूं, फिर वो अपनी बहू लेने जाएंगी। लेकिन इन लोगों ने भी पलटकर मेरी माँ की खबर नहीं है। इतने जालिम हैं ये लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अगर इतना हौसला नहीं था तो दूसरी शादी क्यों की उन्होंने? वो आखिर में चिल्लाया था। जवार शॉक रह गया। तो इसलिए ताईजान ने इतनी अफरा तफरी में मेरा निकाह मीरम से पढ़वाया था। तुम्हारी माँ कहाँ है? कुछ देर बाद वो संभल कर बोला। 3 माह पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसके लहजे में कर्ब था। उमर शाह ने हैरत से इस खबर को सुना। ओह, अब तुम क्या चाहते हो? जवार की बात पर वो मुस्कुराया। मुझे अपने बाप का नाम चाहिए और मीरम शाह भी। मीरम का नाम दोबारा जबान पे मत लाना, वो किसी की मनकूहा है। जवार ने जब्त से अपनी मुट्ठियां बंद की। बाकी मामला तुम अपने बाप और ताया के साथ तय करो। जवार वहां से लंबे लंबे ढक भरता चला गया। फादी, तुम अब फिर गलत जगह पंगे ले रहे हो। इस लड़की के भाई बहुत ताकतवर हैं। उस्मान शाह ने उसे समझाना चाहा, जो आजकल एक नई चिड़िया को दाम में फंसा रहा था। तुम इतने डरते क्यों उस्मान? मर्द हो, मर्द बनना करो। फहाद ने उसकी बात चुटकियों में उड़ाई। हाँ, डरता नहीं हूं मैं, बस
कभी कभी ख्याल आता है हमारी भी तो बहन है ना, और फिर हराम हराम ही होता है। उस्मान की बात पर फहद का कहका बुलंद हुआ। उस्मान, जिन मौलवियों के साथ आजकल तो उठता बैठता है ना, इनको देखकर तुझसे इन्हीं बातों की उम्मीद थी मुझे। पागल हो गया तू, तेरा तो वो हाल है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। फहद ने उसका मजाक बनाया। वो मौलवी नहीं है, और दूसरी बात, अगर 900 चूहे खा के भी बिल्ली को हज याद आ गया है तो किसी को क्या तकलीफ है। ये उसका और उसके रब का मामला है। लोग कौन होते हैं किसी पे तंज के निश्तर चलाने वाले। और हाँ, एक और बात, इस दफा मुझ पे भरोसा न रखना, मैं किसी सूरत तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उस्मान ने हर तरह की मदद से इनकार किया। अल्लाह जब किसी इंसान को हिदायत देना चाहता है तो अपने नेकोकार बंदों को उस इंसान का दोस्त बना देता है। जो हैसियत दोस्त की होती है वो दुनिया में किसी और इंसान की नहीं होती। दोस्त वो होता है जो बिना किसी गर्ज और लालच के आप पर अपना सब कुछ लुटाने को हम वक्त तैयार रहता है। दोस्त ही से आप हिदायत भी ले सकते हैं, और दोस्त ही से आप दुनिया और आखिरत की रुसवाई भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे ही दोस्त उस्मान को मिले थे जिन्होंने उसे जिंदगी गुजारने का नया रुख सिखाया था। वो अपने पिछले तमाम कामों से तौबा कर चुका था, और गुनाह से तौबा करने वालों की बख्शिश के लिए अल्लाह हमेशा तैयार रहता है। बेशक वो बहुत रहीम करीम है। उस्मान वहां से उठकर चला गया। वहां दूर तक उसे देखता रह गया। मनकूबा, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सवार के जाने के बाद कुछ देर बाद उस्मान के रंजो गुस्से से भरपूर आवाज गूंजी। हाँ, हम ऐसा कर चुके हैं। इससे पहले कि हम कुछ और भी करें, बेहतर यही है तुम दफा हो जाओ यहाँ से। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना मेरा नाम और ना मीरम। उमर शाह संभल चुके थे। वो बिल्कुल अचानक उनके सामने आया था। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुखसाना के बेटे में इतना हौसला होगा। आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं अपनी डीएनए रिपोर्ट और आपका निकाह नामा अपने दोस्त को देकर आया। इधर मुझे कुछ हुआ, उधर पूरी दुनिया को आपकी असलियत जान जाएगी। और यहाँ से जाऊंगा तो मैं तभी जब मुझे अपना बेटा तस्लीम करेंगे। और रही बात मीरम की, तो निकाह हुआ है ना, रुखसती तो नहीं हुई। सो आप इसका निकाह तोड़ दें। उस्मान ने एक ही दफा में इन्हें शशद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने जहन से ही खन्नास निकाल दो। उन्होंने सख्ती से कहा। ये मेरा काम है, आप बस देखते जाएं, सब कुछ होगा। और हाँ, मेरा रूम कौन सा है, मुलाजिम को कहकर साफ करवा दें। तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। वो दोबारा सोफे पर बैठते हुए बोला। देख लूंगा तुम्हें भी, उमर शाह गुस्से से कहते वहां से चले गए। पीछे उस्मान अली शाह अपने दोस्त को मैसेज करके ताजा कार्रवाई बताने लगा। तुमने कहा था किस्सा तमाम कर दो दोनों माँ बेटे का, लेकिन नहीं, तब तुम पे इंसानियत का भूत सवार था। अब भुगतो। तो रजा शाह उमर शाह के मुंह से सब कुछ सुनकर भड़क उठे। मुझे भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उमर शाह ने आहिस्तगी से कहा। अब क्या फायदा, तुम ऐसा करो, इसे गेस्ट रूम में खोल कर दो और घर में सबको कहो हमारा दूर पड़े का रिश्तेदार है, कुछ दिन यहाँ रहने आया है, बाकी मामला फिर देख लेंगे। रजा शाह ने हल निकाला, जबकि दानियाल शाह खामोशी से बैठे थे। वो इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने तो कल चले जाना था। फजूल का सरदर्द लेने का फायदा क्या। जी भाई साहब, उमर शाह इनकी बात सुनकर कुछ पुरसुकून हुए। बड़े भाई यकीनन कोई रास्ता निकाल लेंगे। उमर शाह ने रजा शाह की हिदायत के मुताबिक सुफियान को सबसे मिलवा दिया। सब बहुत खुशी से मिले थे। कुछ भी था, शाह खानदान में मेहमान की बहुत इज्जत की जाती थी। हेलो मीरम। सब इधर उधर अपनी बातों में मसरूफ थे जब सुफियान ने मीरम को मुतवज्जा किया, जो उससे थोड़े ही फासले पर बैठी थी। हेलो, उसने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। यार मैं बोर हो रहा हूँ, कोई कंपनी नहीं दे दो। उसने मुंह पे मिस्कीनी से जाकर कुछ इस तरह कहा कि मीरू को हंसी आ गई। अच्छा चले आए, हम लूडो खेलते हैं। अशर जाओ लूडो लेकर आओ। मीरम के कहने पर अशर दौड़ता हुआ लूडो लेकर आ गया। फहद और उस्मान कम घर पर होते थे, बाकी मर्द भी अपनी रूटीन के कामों पर जा चुके थे। उमर शाह को सुफियान से खौफ तो आ रहा था, लेकिन बकौल उसकी भी फैमिली है, वो अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो उमर शाह इस तरफ से पुरसुकून हो गए। अब नहीं, जल्द से जल्द इसका पत्ता साफ करने की फिक्र थी। मारिया चची पैकिंग में मसरूफ थी। मामा और चची पास ही बैठी टीवी देख रही थी। मीरम और सुफियान लूडो खेलने लगे। जब अशर पास बैठा बहुत गौर से इन दोनों को खेलते हुए देख रहा था। एक बात याद रखना, जो हारा उसे पिज्जा खिलाना पड़ेगा। सुफियान ने मीरम को डराना चाहा। ओके, फिर आप अपनी जेब हल्की करने के लिए तैयारी कर लें, क्योंकि मैं तो नहीं हारती कभी भी, मीरम ने फख्री अंदाज में कहा।
चची और मम्मा भी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। सबको ही सुफियान की शौक सी नेचर पसंद आई थी। इससे पहले पूरे घर में बस मीरम ही बोलने वाली हस्ती थी, बाकी सब काम से काम रखने वाले लोग थे। सो मीरम को भी अपने जैसा उस्मान बहुत पसंद आया था, इसलिए उससे थोड़ी ही देर में फ्रैंक हो चुकी थी। याहू, मैं जीत गई, अब आप पिज्जा खिलाने की तैयारी करें। जवार घर में दाखिल हुआ ही था जब मीरम की खुशी से भरपूर आवाज सुनाई दी। वो सुबह से परेशान था। सुफियान ने कितने हक से मीरम का नाम लिया था। चाहे वो उसकी मनसूहा थी, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में खौफ था कि कोई उसे छीन के न ले जाए। और जहां मोहब्बत हो वहां दूरी का खौफ खुद ब खुद पैदा हो जाता है। ऑफिस में भी सुकून नहीं मिल रहा था। मीरम को कॉल की तो वो अटेंड नहीं कर रही थी, इसलिए वो 1 घंटे का अपने बॉस को बताकर चला आया। और घर में दाखिल होते ही जो मंजर नजर आया उसे देखकर जव्वार का खून तो खौल उठा। अस्सलाम वालेकुम, उसने एक नजर सब पर डालकर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। जवार बेटा खैरियत? तुम्हें जितनी जल्दी आ गए? चची फौरन उठ के उसके नजदीक आई। मीरम समेत बाकी सभी उसकी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। जी, तबीयत कुछ खराब थी, चाय बनवा कर भेज दें प्लीज। जवार अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बेटा अगर ज्यादा दर्द है तो मैं दबा दूं? मामा की बात पर वो इन्हें तसल्ली देने के लिए मुस्कुराया। नहीं मामा, ठीक हूं मैं, आप बस चाय बना दें, फिर मैंने जाना है। ठीक है, तुम जाओ कमरे में, मैं चाय लाती हूँ। अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर वो पलटा। मीरम उसकी तबीयत का सुनकर परेशान सी बेख्तियार उसे देख रही थी। जवार के देखने पर उसने फौरन अपनी नजरों का जाविया बदला। मीरा, तुम जरा मेरे कमरे में आओ। जवार के बुलाने पर मीरम अफरा तफरी में उठी। सुफियान हंसने लगा। वाह मीरम, तुम इतना डरती हो उससे? डरती कहाँ है ये, इसी बात का तो दुख है मुझे। मजाल है, जरा इज्जत करती हूँ इसकी। रिजवाना बेगम ने उस्मान की गलत फहमी दूर की। अच्छा, इसके अंदाज से तो यही लगा था मुझे। वो अभी भी अपनी बात पर कायम था। आपको आकर मैं सारी बात बताती हूँ। मीरम सुफियान को जवाब देकर जवार के कमरे की तरफ बढ़ी। जवार के कमरे के सामने जाकर उसने एक दफा खुद को कंपोज किया और फिर वो दरवाजा नॉक किया। यस, इजाजत मिलने पर वो कमरे में आ गई। वो अपने मोबाइल पर बिजी था। हाँ, अगर वो कह रही है कि उसके जानने वाली ही है तो मिलने दो उसे। हाँ ठीक है, मगर तुम उस पर नजर रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। कॉल बंद करके उसने मीरम को देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? खाने का इरादा है मुझे। मीरम उसकी सख्ती से देखने पर चिढ़ गई। काश मेरी जितनी तुम्हारी जबान चलती है इतनी अकल भी चलती। लेकिन नहीं, अकल तो तब चलेगी जब होगी। नहीं नहीं, मेरे में अकल क्यों होगी? सारी अकल तो अल्लाह ने तुम्हें दे दी है। मीरम ने तंज किया। बस जबान चलाना ही आती है। पेपर्स है तुम्हारे और तुम अनजान लोगों के साथ बैठकर लूडो खेल रही हो। इसने मीरम की क्लास लेना चाहिए। ओहो, जवार शाह को भी आज मेरी स्टडीज याद आ ही गई। तुम भूल रहे हो, हमेशा तुमसे अच्छे ग्रेड्स आए हैं मेरे, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और रही बात सुफियान की, तो वो अजनबी नहीं, बाबा के कजन का बेटा है और वो बहुत अच्छा है। दूसरों की तरह बिला वजह रोब नहीं डालता, इसलिए मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मीरम ने अपनी ताजा होने वाली दोस्ती की खबर दी। ठीक, अब इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं, शक्ल गुम करो अपनी। उस्मान की इतनी तारीफें सुनकर वो सुलग उठा। तमीज से बात करो मुझसे, इनफैक्ट खबरदार आइंदा मुझसे बात भी की तो हद हो गई। खुद ही बुलवाया और आप खुद ही जलील कर रहे हो। तुम मीरम, आई सेड आउट। जवार ने उसकी बात काटी। मीरम बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो कभी भी इतना हार्श नहीं हुआ था। इससे ऊंची आवाज में उसने कभी बात नहीं की थी और आज वो उसे कमरे से निकलने का कह रहा था। वो भी इतने बुरे अंदाज में। उसकी आंखें पानियों से भर गईं। मीरम के आंसू देखकर जवार ने रुख मोड़ लिया और मीरम उसके रुख मोड़ते ही भागती हुई वहां से निकल गई। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही वो पलटा और फिर बेड पर बैठकर सर हाथों में गिरा लिया। इनकी जितनी भी लड़ाइयां होती थी, लेकिन वो कभी भी इसके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आया था। आज सुफियान को उसके साथ बैठे देख वो खुद पर जब्त नहीं कर सका। दिल की हालत अजीब हो गई थी और वो सेल्फ कंट्रोल बंदा शायद पहली दफा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। अपनी साख को बचाने का हमारे पास वाहिद यही तरीका बचा है। तुम बिलाल शाह को हाँ कह दो। उमर रजा साहब की बात सुनकर उमर शाह ने हैरत से इन्हें देखा। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं ना उस्मान से, तो कोई बात नहीं। लड़की तलाक याफ्ता ही है ना सिर्फ,
तुम ये भी सोचो, वो तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट से हम कहाँ पहुंच जाएंगे। और फिर आलिया है भी इकलौती। बिलाल शाह को खुद तो कैंसर है, वो आज नहीं तो कल दुनिया से कूच कर जाएंगे। बाकी इनका सब कुछ आलिया का ही होगा ना। रजा शाह के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। कह तो आप ठीक रहे हैं भाई साहब, दानियाल भी अपना हिस्सा लेकर चला गया है, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी है। लेकिन भाई साहब वो इसी हफ्ते शादी पर भी जोर दे रहे हैं। इनके बकौल डॉक्टर्स ने इन्हें बहुत कम टाइम दिया है ऑपरेशन का। वो अपने ऑपरेट से पहले शादी करना चाहते हैं। उमर शाह ने अगला मसला बताया। ओह उमर, ये कोई मसला नहीं, हम रुखसती करवा लाते हैं, फिर वलीमा कुछ देर ठहर के कर देंगे। तुम बस बिलाल शाह को हाँ बोलो और घर में भी सबको बता दो। अभी तो सुफियान का कोई हल नहीं निकालना है, रजा शाह ने परेशानी से कहा। जी भाई साहब, मैं अभी बता देता हूँ। उमर शाह इनके हुक्म के मुताबिक अपना काम करने चले गए। मशल, ये लड़का ठीक नहीं है, तुम प्लीज इसके पीछे खुद को बर्बाद मत करवा लेना, किंजा ने परेशानी से अपने दोस्त को कहा। उस दिन जवार के गार्ड ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। जवार ने किंजा के पीछे भेजा था क्योंकि इसे इसकी हालत का अंदाजा हो रहा था, वो कुछ भी कर सकती थी। गार्ड उसे हॉस्पिटल लेकर आ गया। इसी चोटी गहरी थी, रिकवर होने में टाइम लगना था, तब तक उसे हॉस्पिटल में ही रखना था। जवार का गार्ड अभी भी हॉस्पिटल आता जाता था और उसी ने इसे बताया था कि उसकी दादी का इंतकाल हो गया है। वो उसके घर न आने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दारे पानी से रुखसत हो गई। किंजा जितना सोग मनाती कम था। पाचा की नफरत में भी इजाफा हो चुका था। वो बहुत कम हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती थी। उस दिन उसका दिल घबरा रहा था तो वो कमरे से निकल आई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसे मशल मिल गई, जो उसकी मैट्रिक के जमाने की बहुत अच्छी दोस्त होती थी। वो अपनी मामा के चेकअप के लिए आई थी। फिर वो किंजा से मिलने भी आती रही। बातों बातों में वो किंजा को बता चुकी थी कि वो किसी से मोहब्बत करती है और वो लड़का भी उसे चाहता है। आज उसने किंजा को उस लड़की की तस्वीर दिखाई जिसे देखकर किंजा कुछ मिनट बोल ही न सकी। वो कोई और नहीं, फहद शाह था, जो अपना अगला शिकार फांस चुका था। किंजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके इश्क में पागल हो चुकी थी। किंजा को अपना वक्त आया, वो भी अपने किसी दोस्त की फहद के बारे में बुरी बात नहीं सुनती थी, लेकिन वो अब मशल को इसका शिकार नहीं बनने देगी। किंजा ने खुद से अहद किया। मशल, ठीक है जैसा तुम कहती हो, लेकिन तुम मुझ पर इतना यकीन कर सकती हो कि अब की बार जब वो तुम्हें मिलने के लिए बुलाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दो प्लीज। किंजा ने इसके दोनों हाथों को पकड़कर इल्तिजाई अंदाज में कहा। ओके, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम इसके सामने नहीं आओगी। अगर उसे पता चल गया मैं अपनी फ्रेंड को साथ लेकर आई हूँ तो वो क्या सोचेगा? मुझे उस पर यकीन ही नहीं है। मशल ने शर्ट के साथ हामी भरी। ठीक है, थैंक यू सो मच मशल। किंजा उसकी मशकूर थी। मशल मुस्कुरा दी। जुम्मे को उस्मान का निकाह था। सब घर वाले सफर तफरी की शादी पर हैरान तो थे, लेकिन साथ साथ तैयारियां भी कर रहे थे, क्योंकि सब जानते थे रजा शाह और उमर शाह के आगे किसी की नहीं चलनी। मीरम शुक्र कर रही थी कि उसके पेपर जुम्मे से पहले खत्म हो जाने थे। जवार अपने कामों में बिजी था। उस्मान ने भी अपने निकाह और फिर तलाक याफ्ता औरत के साथ कुछ नहीं कहा था। वो अल्लाह की रजा में राजी था। सुफियान और मीरम की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। यही वजह थी कि मीरम की शॉपिंग पर वो मीरम और रिजवाना बेगम के साथ गया था। मीरम ने अपने लिए ब्लैक कलर का लॉन्ग फ्रॉक सिलेक्ट किया था। ब्लैक जवार का फेवरेट कलर था। जुम्मे तक सबने जो थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। जुम्मे की सुबह से ही घर में तैयारियां उरूज पर थी। बारात लेकर उन्होंने रात को जाना था। शाम तक सब रेडी थे। मीरू निकल भी आओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। रिजवाना बेगम ने नीचे से ही उसे आवाज दी। पिछले पूरे 1 घंटे से वो तैयार हो रही थी, लेकिन अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं हुई थी। आ रही हूँ मामा, बस 10 मिनट। अरे जवाब, तुम अभी यही हो? ऐसा करो ना, मीरम को साथ ले आना। शाह साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं और ये लड़की निकलने का नाम नहीं ले रही। शाह साहब का पारा हाई हो चुका होगा। ताईजान उसके जिम्मे ड्यूटी लगाकर खुद बाहर निकल गई जब सब गाड़ियों में बैठ चुके थे। शाह साहब चले, मीरम को जवार ले आएगा। वो अभी तैयार नहीं हुई। रिजवाना बेगम ने डरते डरते बताया। चलो ठीक है, गाड़ी चला ड्राइवर। शाह साहब की गाड़ी के निकलते ही उमर शाह की और फहद और उस्मान की गाड़ियां भी निकल गईं। पीछे जवार कोफ से इसका इंतजार कर रहा था। बिल आखिर 15 मिनट बाद वो सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। ब्लैक कलर की फ्रॉक पे ब्लैक दुपट्टा लिए और मैरून शॉल ओढ़े हल्के से मेकअप के साथ कोई अप्सरा लग रही थी।
हमेशा सादा रहने वाली मीरम शाह का ये नया अंदाज था। जवार इसको देखकर बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मामा कहाँ है? वो जो अपने ही ध्यान में ब्रेसलेट बंद करती आ रही थी, जवार को देखकर चौंकी। वो सफेद शलवार कमीज पहने नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। ऊपर से उसकी निगाहें मीरू अपनी नजरें झुका गई। अरे वाह मीरू, तुम तो पहचान ही नहीं जा रही। तुम मीरू ही हो ना, या पाकिस्तान से कोई परी रास्ता भूलकर हमारे घर आई है? इससे पहले कोई जवाब देता, सुफियान गैस रूम से निकलकर उनके पास आ गया और मीरम को देखते ही उसकी तारीफ शुरू कर दी। वो सुफियान, कितना बोलते हो तुम। मैं पहले भी ऐसी थी और ये थर्ड क्लास बातें ना क्या करो, जहर लगते हो मुझे ऐसी बातें करते हुए। मीरम ने अपनी नाराजगी जरा भी ना छुपाई। ओके ओके मैडम, जैसे आपका हुक्म। आप चलना पसंद करेंगी? सुफियान ने इसे अपने साथ चलने की पेशकश की। क्यों, तुम्हारे साथ क्यों जाएगी वो? उसका हस्बैंड मौजूद है ना, उसे लेकर जाने के लिए। चलो मीरम। सवार जो काफी देर से बर्दाश्त कर रहा था, सुफियान की ऑफर पे बोल पड़ा।